विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह ना यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति शामिल है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार समता। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। तीसरा, बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक है, यानी कि जो विधि का के समक्ष समता है वो नकारात्मक है, जबकि दूसरा सकारात्मक है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, लेन देनों के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की है। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात विधि का उल्लंघन होने पर ही उसे दंडित किया जाएगा। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्थाओं में लागू हो सके हैं। तीसरा नहीं, भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का किसी भी तरह की क्षमता के अंग द्वारा भी समाप्त नहीं, तथा इसके लिए कई संवेदन अन्य अपवाद है। इसका वर्णन इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति राज्यपाल पर उनके कार्यालय के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि चलाया जाए तो इस प्रकार का मुकदमा चलाया जाता है तो उसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों
में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। अनुच्छेद 361 क संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध की जाएगी। अनुच्छेद 105 राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधान किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद का अपवाद है। अनुच्छेद 31 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है धारा ख या का समावेश है तो उसे इससे आधार पर चुनौती नहीं दी जाए। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाजवादी विचारधारा है, लोगों के विकास के लिए, गरीबों को और पिछड़ों को सीमांतों मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया प्रयास है। तो इसमें कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए ऐसा किया गया है। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियां को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक न्यायालयों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधों या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम में 3 अपवाद है। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल है। राज्यों को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त हैं। राज्य से अनुदान प्राप्त निजी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों को की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थाओं, चाहे वह सरकारी हो या निजी हो, सहायता प्राप्त हो या ना हो, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। अपवाद: अल्पसंख्यक संस्थान। यह 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण। उपरोक्त वाद को संविधान के
93 संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई है, जिसमें IIT IIMs जैसे संस्थान भी शामिल है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह इनमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों को छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। तबके के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। वर्ग ए 20 की सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना, अर्ध सैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कलाकार, आर्टिस्ट, राइटर, लेखक, सलाहकार, एडवाइजर आदि प्रकार के पेशेवर, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा के से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले, जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख, अभी वर्तमान में क्या हो गया है 2013 में 6 लाख कर दी गई है क्रीमी लेयर की शर्त। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण उपरोक्त अपवाद डी को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थाओं में नामांकन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवृत्त नहीं है, मीन्स जनरल। इसके लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई है। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से प्राप्त सम्मिलित आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। यानी जिस साल आवेदन किया जाएगा उसके 1 साल पहले क्या है। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हैं। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड प्लाट, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जा। आर्थिक रूप से कमजोर का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न आर्थिक रूप से कमजोर का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर आधारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। इसके उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, पति पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान, निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 4 अपवाद है। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण राज्य नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर के हित में नियुक्तियों तथा पदों पर उनके 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतकों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। मंडल आयोग और उसके परिणाम। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। इस वर्ष 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपीसी सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण और 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी व्यवस्था की। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के ये 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो ईडब्ल्यूएस टाइप का जो 10% आरक्षण है वो किसने लाने की कोशिश की थी? नरसिम्हा राव सरकार ने, बट वो विफल रहे। और हमने क्या क्या पढ़ा, आगे रिवीजन कर लेते एक बार। कि विधि के समान समता और विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो राज्य है हमारा, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत की जो क्षेत्र है
जो गवर्न क्षेत्र, जहां तक उसका शासन है, जो क्षेत्र है उसका, उसमें किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कुछ अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं, कुछ विदेशियों के लिए होते हैं, लेकिन अधिकार 14 जो है वो नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति भी शामिल है, जैसे कि संवैधानिक निगम हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई पंजीकृत समिति हो गई, या किसी भी अन्य तरह का कोई विधिक व्यक्ति हो गया, वो भी सम्मिलित है। इसमें अनुच्छेद 14 में जो ये लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, तो व्यक्ति शब्द में ये सब शामिल है, कंपनी भी कोई क्यों ना हो वो भी शामिल है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है, किसी व्यक्ति के समक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। साधारण विधि न्यायालय के तहत किसी सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि कोई व्यक्ति जो है उसके पक्ष में कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होंगे, सभी लोग समान होंगे, किसी को ऐसे विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे जो पहले मिला करते थे राजा रानियों के जमाने में, ब्रिटिशर्स के जमाने में, राज बहादुर, राय बहादुर, दुनिया भर के ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी हो, लेकिन कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों के समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, यानी कि जो विशेषाधिकार मिले होते हैं, किसको मिलते हैं? संसद के कुछ विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के भी विशेषाधिकार होते हैं, जैसे हमने देखेंगे 361 में उनको विशेषाधिकार मिला है कि उनपे जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे उन पर कोई मामला नहीं चलेगा किसी भी देश के किसी भी न्यायालय में। तो समता विधि के अंतर्गत, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक है कौन सा? विधि के समक्ष समता, और जबकि दूसरा सकारात्मक है विधियों का समान संरक्षण। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि अवसर न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। जैसे कि समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होते हैं, विशेषाधिकार वाले संसद और एक साधारण व्यक्ति के बीच में अलग अलग व्यवहार होता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है या विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को अस्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए।